चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने ही प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों के आधार पर नया जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसका प्रश्न तैयार किया गया है। और इन प्रश्नों के साथ ही साथ देखेंगे कि और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, थोड़ा बहुत जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग समझते हुए जाएंगे। और इसमें हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। और अगर आपको कंप्लीट आर्थिक सर्वेक्षण और बजट का अगर मेरा वीडियो लेक्चर देखना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो एप्लीकेशन में जाकर के ये वाला कोर्स आप लोग खरीद सकते हैं। CGPSC मैपोलॉजी एप्लीकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला कोर्स खरीद सकते हैं। सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज और PDF नोट्स ये सभी चीज़ अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए, इस टाइप से ये वीडियो लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। अभी सिर्फ खनिज तक डला हुआ है और आगे का जो लेक्चर है धीरे धीरे डल रहा है। अभी तक टोटल यहाँ पे 5 टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं, बाकी के 5 और धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। और इस प्रकार से आपको एक PDF देखने को मिलेगा। ठीक है, PDF आपको जो लेक्चर रहेगा उसको ही मिलेगा, जो टेस्ट रहेगा उसका ही PDF आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। देखो, यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो ये वाले नंबर पे आप लोग कॉल या फिर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य ने सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2012-13 से 21-22 की अवधि में औसतन वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त की है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे औसतन बोला है। देखो, ये प्रश्न 3 प्रकार से बन सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2021-22 में छत्तीसगढ़ के GSDP में स्थिर भाव पर वृद्धि दर कितना है। ठीक है, अगर स्थिर भाव पर पूछा जाएगा तो कितना लेना है, 11.54%। अगर प्रचलित भाव पर पूछा जाएगा तो 13.60%। और अगर पूछा जाएगा औसतन, ठीक है, औसत वृद्धि दर या फिर औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर, तो कितना लेना है, 5.92%। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों को याद रखना पड़ेगा। तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, इसके अलावा 2 प्रश्न और कैसे बनेगा। पूछा जाएगा कि 2012-13 से 2021-22 की अवधि में छत्तीसगढ़ का GSDP में जो वृद्धि दर है वो सबसे अधिक कब था। ठीक है, तो सबसे अधिक कब तक पूछा जाएगा तो कितना है, 16-17 में सबसे अधिक था, कितना था, 12.13%। और सबसे न्यूनतम कब था, तो 2020-21 में न्यूनतम -1.37%। ठीक है, तो ये सबसे अधिक और सबसे न्यूनतम, तो इन दोनों को भी याद रखना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला प्रश्न है, इसका आंसर तो ये वाला होगा आपका। ठीक है, 5.92% का, क्योंकि यहाँ पे देखिए औसतन वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर पूछा है और औसत हम लोग कितना देखते हैं, ये 5.92%। ठीक है, अब देखिए, आपसे अगर पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का GSDP कितना है, अगर मूल्य में पूछा जा रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ पे 2,78,49,636 लाख रुपये छत्तीसगढ़ का क्या है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। ठीक है, इस प्रकार से आपसे मूल्य में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 2,78,49,636 रुपये। ठीक है, देखो GDP क्या है, GSDP क्या है, इसको मैंने पूरा डिटेल में जो मेन जो हमारा कोर्स एप्लीकेशन में उसमें पूरा तरीके से मैंने समझाया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा कुछ इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो GDP अगर पूछा जाता है छत्तीसगढ़ का तो ये GSDP अगर पूछा जाता है छत्तीसगढ़ का तो कितना है, 2,78,49,636 लाख रुपये स्थिर भाव पर। और अगर प्रचलित भाव पर पूछा जाता है तो ये 4,06,080 लाख रुपये ये आपका प्रचलित भाव पर है। देखो, प्रचलित भाव में क्या होता है ना कि आपका महंगाई भी शामिल हो जाता है। जैसे कि कोई वस्तु का मूल्य अगर 2011-12 में कुछ था और अभी उसका मूल्य क्या हो चुका होगा, बढ़ चुका हो। जैसे शक्कर आप मानकर चलिए, शक्कर आप 2011-12 में 20-25 रुपये किलो में खरीद लेते थे, लेकिन अगर अभी बात करेंगे तो 40 रुपये 45 रुपये किलो मिल रहा है। मतलब लगभग देखा जाए तो 1.5 गुना, लगभग 2 गुना हो चुका है वो। ठीक है, लगभग 2 गुना उसका रेट बढ़ चुका है। तो इसी वजह से देखिए, स्थिर भाव पर हम लोग देख रहे हैं तो उसका मूल्य, मतलब कि जो छत्तीसगढ़ का GSDP उसका वैल्यू कितना है, कम है। ठीक है, 2,78 है। ठीक है, 2,78,00,000 है, जबकि इसका देखिए 4 करोड़ है। ठीक है, तो क्योंकि प्रचलित भाव में जब भी हम लोग ये GSDP निकालते हैं उसमें आपको महंगाई के साथ में निकालते हैं। ठीक है, मतलब वर्तमान में अभी जो रेट चल रहा है उस वस्तु का, उसी के आधार पर निकालते हैं। जबकि अगर हम स्थिर भाव की बात करते हैं तो 2011-12 का जो रेट था, मतलब कि 11-12 में जो भी चीज़ों का मूल्य था उसी के आधार पर निकाला जाता था। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2016-17 से 2021-22 की अवधि में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर रही है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है, 2020-21। अभी हम लोग यहाँ पे देखें -1.37% 2020-21 में ऋणात्मक में है ये। अब देखिए, अगला प्रश्न है, राजकीय उत्पाद में आर्थिक क्षेत्रों का योगदान का क्रम बताइए। आर्थिक क्षेत्र मतलब आपका उद्योग, सेवा और ये कृषि क्षेत्र, तो इनका कितना प्रतिशत योगदान है छत्तीसगढ़ के GSDP में, ये हमको बताना है। अभी हम लोग कितना देखें, छत्तीसगढ़ का GSDP 2,78,49,636 लाख रुपये। ठीक है, ये हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का GSDP देखा है।
तो इस जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? 50% है, 50.61% है। सेवा क्षेत्र का 32.66% है और ये कृषि क्षेत्र का 16.73% योगदान है। ठीक है, तो इनका योगदान इस प्रकार से इतना इतना प्रतिशत है। इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। ठीक है, सबसे अधिक उद्योग का, फिर सेवा का, फिर कृषि का। अब देखिए इसमें आप लोगों को योगदान तो याद रखना ही पड़ेगा। 50% मतलब कि आधे से अधिक भाग में आपका किसका? उद्योग क्षेत्र का योगदान है छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में। उसके बाद आपका सेवा क्षेत्र का, फिर कृषि क्षेत्र का। तो उद्योग ये जो योगदान है इसके साथ ही साथ आपको वृद्धि दर को भी याद रखना है। ठीक है, कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर कितना है? 3.88%। ठीक है, कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर कितना है? 3.88%। सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर कितना है? 8.54%। उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर कितना है? 15.44%। ठीक है, तो इनका योगदान तो आप लोगों को याद रखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इनका वृद्धि दर भी आप लोग याद रखना, क्योंकि देखो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। पिछले वर्ष भी आपका प्रश्न पूछा गया था। यहाँ से देखो ये 6 डेटा हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, 6 को 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे प्रश्न पूछा जाता है, पिछले बार भी पूछा गया था और आगे आने वाले जो पीएससी की एग्जाम है उसमें भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011-12 की स्थिर कीमत पर वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र पूछा जा रहा है, द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है? अभी हम लोग क्या देखे हैं? उद्योग देखे हैं, कृषि देखे हैं और सेवा देखे हैं। ये 3 क्षेत्र भी हम लोग देखे हैं। अब हमको क्या बताना है? द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा बताना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आपका फसल क्षेत्र आता है, वानिकी आता है, मछली पालन आता है, पशुपालन आता है। और इन सब का जो योगदान है, जैसे कि फसल क्षेत्र का योगदान 10.09% है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है उसमें फसल क्षेत्र का योगदान कितना है? 10.09%। वानिकी क्षेत्र का कितना योगदान है? 2.74%। मछली पालन का योगदान कितना है? 2.27%। पशुपालन का 1.63%। तो इतना प्रतिशत छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी में योगदान है। ठीक है, अब इन सब को अगर मिला देंगे तो कितना बन जाएगा? 16.73%। ठीक है, देखो यहाँ पे 16.73% जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सबको अगर आप जोड़ देंगे ना इन चारों को, तो ये बन जाएगा आपका 16.73%। मतलब कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आपका ये सभी के सभी आते हैं। ठीक, ये चारों के चारों क्षेत्र आते हैं आपके किसके अंतर्गत? कृषि क्षेत्र के अंतर्गत। अब देखो ये जो उद्योग क्षेत्र है इसके अंतर्गत आपका निर्माण, विनिर्माण या खनन तथा उत्खनन ये सभी शामिल रहता है। तो अगर मैं खनन तथा उत्खनन से इस प्रकार से, मतलब खनन तथा उत्खनन को उद्योग क्षेत्र से निकाल देता हूँ, ठीक है, ये 10.36%, ये 10.36% दिख रहे हैं ना। तो इस 50% से मैं 10.36% को अगर मैं निकाल देता हूं तो ये जो बचा हुआ क्षेत्र आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई देगा, ये आपका द्वितीय क्षेत्र कहलाएगा। मतलब कि इस 50% से मैं 10% को मैं निकाल दिया हूँ तो ये कितना बचा है? 40% बचा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो बचा है वो कितना है? 40 दशमलव, देखिए यहाँ पे कितना है? 40.25% है। ठीक है, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक ये द्वितीय क्षेत्र है। ठीक है, ये द्वितीय क्षेत्र कितना हो गया? 40.25%। ठीक है, और ये जो खनन तथा उत्खनन यहाँ मैं निकाल कर रखा हुआ हूँ, इसको मैं क्या करूँगा? कृषि क्षेत्र में शामिल कर दूंगा। ठीक, कृषि में मैं मिला देता हूँ इस प्रकार से। यहाँ से यहाँ तक जो क्षेत्र अब बनेगा वो आपका कहलाएगा प्राथमिक क्षेत्र। मतलब कि यहाँ पे जो 16.73% हम लोग देख रहे थे, ठीक है, ये 16.73% है, इसमें मैं 10.36% को अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 27.08% हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है बहुत, कुछ इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। सिर्फ मैंने क्या किया है कि यहाँ से जो खनन तथा उत्खनन उद्योग क्षेत्र में है, ठीक, इस 50% में जो खनन तथा उत्खनन का 10.36% को मैं निकाल करके कृषि क्षेत्र में डाल दिया हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र बना है, नया वाला जो क्षेत्र है वो प्राथमिक कहलाया, और ये जो बचा हुआ क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक के वो आपका द्वितीयक कहलाया। और जो तृतीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र ही आपका जो सेवा क्षेत्र है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। देखो यहाँ पे 32.66% आपका तृतीय क्षेत्र का योगदान है। इसी प्रकार से आपका सेवा क्षेत्र का भी 32.66% है। इसका वृद्धि दर कितना है? 8.54% है। तो सेवा क्षेत्र का भी जो वृद्धि दर है वो भी कितना है? 8.54%। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझा कि सेवा क्षेत्र ही आपका क्या होता है? तृतीय क्षेत्र होता है। तो इन दोनों में तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस रही बात आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इन चारों में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये जो खनन तथा उत्खनन है, अगर हम लोग इसको कृषि क्षेत्र में शामिल कर देते हैं, मतलब कि देखिए यहाँ से यहाँ तक जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका प्राथमिक क्षेत्र है। मतलब कि इसमें ये कृषि क्षेत्र को भी हम लोगों ने, मतलब कृषि क्षेत्र और आपका खनन तथा उत्खनन ये रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। और ये क्षेत्र आपका क्या है? कृषि क्षेत्र है।
ठीक है, देखो यहाँ पे फसल, वानिकी, मछली पालन, पशुपालन, इन चारों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र बोलते हैं, और इन पांचों को मिलाकर क्या बोल देते हैं, प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि उद्योग क्षेत्र से मैं इस प्रकार से 10 को निकाल करके यहाँ पे 16 में डाल दिया हूँ, ये बन गया आपका 27, ये बन गया आपका प्राथमिक क्षेत्र, और जो बचा हुआ क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है वो बन गया आपका द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और ये यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखना इसको। प्राथमिक क्षेत्र का हम लोगों ने योगदान देखा, द्वितीय क्षेत्र का भी योगदान देखा 40%, इसका 27%, तृतीय क्षेत्र का हम लोगों ने देखा 32%। तो इस प्रकार से इनका योगदान हम लोगों ने देखा। अब इसका वृद्धि दर भी याद रखना। ठीक है, 8.60% और इसका 14.99% और इसका 8.54%, जो कि सेवा क्षेत्र का ही बराबर है। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए इसमें द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा पूछा है, मतलब कि आपको योगदान पूछा है 40%, यहाँ पे देखिए 40.25% है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, कैसा कैसा है आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ आया होगा तो आगे और देख लेंगे इसको। ठीक है, एक बार रिपीट करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में प्रमुख तिलहन फसल कौन है। अब देखो प्रमुख तिलहन फसल, यहाँ पे देखिएगा जब भी प्रमुख बोलेगा, चाहे वो प्रमुख दलहन बोले, प्रमुख तिलहन बोले या फिर प्रमुख अनाज बोले, प्रमुख बोल रहे हैं मतलब कि उस वर्ष जिस भी फसल का उत्पादन सबसे अधिक हुआ रहा होगा वही फसल वो प्रमुख कहला जाएगा। ठीक है, वही दलहन प्रमुख कहला जाएगा, वही तिलहन आपका प्रमुख रहेगा, वही जो अनाज रहेगा वो प्रमुख कहलाएगा। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे जो कृषि क्षेत्र पढ़ा है ये कृषि, अब कृषि के अंतर्गत आपका ये फसल है, अब इस फसल के अंतर्गत आपको ये सभी फसल है। ठीक है, ये सभी फसल किसके अंतर्गत आ रहे हैं, आपके फसल के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग जैसे अभी कृषि के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से अभी वानिकी के बारे में हम लोग मतलब पढ़ते हैं, मछली पालन के बारे में पढ़ते हैं, पशुपालन के पढ़ते हैं। एक एक क्षेत्र को मैं पूरा डिटेल में समझाया हूँ एप्लीकेशन में। ठीक है, एप्लीकेशन में जो कोर्स मैं आपको बताया था शुरू में, उसमें पूरा एक एक क्षेत्र को डिटेल में समझाते हुए गया हूँ। तो अगर आपको पूरा कंप्लीट अगर डिटेल में आपको आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है तो एप्लीकेशन में जाकर के वाला कोर्स खरीद लें, 99 रुपीज़ में आपको सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या समझा कि जो प्रमुख तिलहन फसल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये आपका अनाज है। ठीक है, ये क्या चीज़, अनाज है। मतलब अगर प्रमुख अनाज अगर पूछा जाएगा तो आपको धान को लेना है, क्योंकि देखिए इसका जो उत्पादन है वो सबसे अधिक हुआ है, 13,874.53 हज़ार मीट्रिक टन। यहाँ पे ध्यान देना है, सभी के सभी जो डेटा है वहाँ पे 1000 मीट्रिक टन में है। तो 13,874.53 ये क्या चीज़ है, 1000 मीट्रिक टन में आपका धान का उत्पादन हुआ है। ठीक है, धान का उत्पादन 2020-21 में। देखो आर्थिक सर्वेक्षण हम लोग 2021-22 का पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग जो उत्पादन हुआ है या फिर जो खनन हुआ है खनिज का, इन सबको हम लोग 2020-21 का पढ़ते हैं, क्योंकि पुराना वाला ही पढ़ेंगे ना। क्योंकि देखो अभी अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, 21-22 अभी हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण देख रहे हैं 21-22 का, तो तुरंत तो खनन हो नहीं जाएगा। जो पुराना जो खनन हुआ रहता है 2021-22 में, जो खनन हुआ रहता है या फिर जो उत्पादन हुआ रहता है फसल क्षेत्र का, और खनन आपका खनिज का, तो जो उत्पादन हुआ रहता है 2020-21 का, उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 2020-21 कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उत्पादन हम लोग देखते हैं 20-21 का। तो ये फसल क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पादन आपका धान का हुआ है, तो ये धान ही आपका क्या हो जाएगा, प्रमुख फसल हो जाएगा, मतलब कि प्रमुख अनाज हो जाएगा। ठीक है, मतलब अनाज में सबसे अधिक उत्पादन किसका हुआ है, आपका धान का हुआ, इसलिए प्रमुख अनाज आपका धान हो जाएगा। प्रमुख अगर दलहन पूछा जाएगा तो इसमें सबसे अधिक उत्पादन आपका चना का हुआ है, तो प्रमुख जो दलहन है उसमें आपका चना प्रमुख दलहन हो जाएगा। प्रमुख तिलहन पूछा जाएगा तो सबसे अधिक सोयाबीन का हुआ है, मतलब कि सोयाबीन आपका सबसे क्या हो जाएगा, प्रमुख तिलहन हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा है, आपका ए। ठीक है, सोयाबीन। तो इसको ध्यान में रखना है आपको, ये गन्ना को अलग रखना है, इसका उत्पादन आपका 74.23 हज़ार मीट्रिक टन हुआ है, इसको आप लोगों को अलग से याद रखना है। बाकी इसको आपको यहाँ से आपको यहाँ तक आपका अनाज याद रखना है, यहाँ तक आपको दलहन याद रखना है, यहाँ से यहाँ तक आपको तिलहन याद रखना है। ठीक है, इनमें सबसे अधिक जिसका उत्पादन हुआ रहता है उसी को बोल देते हैं प्रमुख। ठीक है, प्रमुख अनाज, प्रमुख तिलहन, प्रमुख दलहन। देखिए छठवां प्रश्न क्या बोल रहा है, वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ में सोयाबीन का कुल उत्पादन कितना हुआ है। हम लोग अभी देखें सोयाबीन क्या चीज़ है, आपका प्रमुख तिलहन फसल है। यहाँ पे हम लोग देखें ना सोयाबीन, तो इसका उत्पादन कितना हुआ है, 47.34 हज़ार मीट्रिक टन। ठीक है, देखो 47.34 हज़ार मीट्रिक टन इसका सही आंसर है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछा था, इसी प्रकार से आपसे पूछ दिया जाएगा कोई भी फसल। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा फसल आपको दिखाई दे रहा है, धान का, मक्का, गेहूं, कोदो, कुटकी, ये सभी का किसी का भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो इसमें सभी के शामिल फसल शामिल नहीं है, कुछ फसल को यहाँ से मैं निकाल दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट सिर्फ उसी को बताना था। यहाँ पे और देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण का मेन जो बुक है उसमें, तो वहाँ पे एक दो फसल आपको और यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को जितना पढ़ना है उतना यहाँ पे लिखा हुआ है।
ठीक है। तो ये आपका सोयाबीन का यहाँ पे कितना 47। इसी प्रकार से आपका चना का पूछा जा सकता है, धान का पूछा जा सकता है, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट इसको पूछा जा सकता है, जैसे कि आपका मक्का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, गेहूँ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, गन्ना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। वैसे मूंगफली भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सभी फसल का उत्पादन कितना 1000 मीट्रिक टन हुआ है उसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए 7वां प्रश्न को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में सही संबंध का चयन करना है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो कुल बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र और शुद्ध सिंचित क्षेत्र और कुल सिंचित क्षेत्र, इसको हम लोगों को कितना कितना है यहाँ पे देखना है और मैच द कॉलम, मतलब मैच करके यहाँ पे सही ऑप्शन का हमको चयन करना है। देखिए क्या होता है, अगर आप लोग, आपके पास मानकर चलिए 10 एकड़ का ज़मीन है, ठीक है। इस 10 एकड़ के ज़मीन में आपने खरीफ फसल उगाया धान, ठीक है, धान आपने एक बार ये फसल उगाया। अब आपने खरीफ फसल के बाद आप चाहते हैं रबी फसल उगाना, मतलब कि रबी फसल में उगाना है आपको। अब मानकर चलिए 3 एकड़ आपके पास, मतलब कि 10 एकड़ में से जो 3 एकड़ का ज़मीन है इसमें आपने दोबारा फसल उगा दिया और वो है चना, ठीक है। आपके पास ज़मीन कितना है 10 एकड़, आपके पास ज़मीन 10 एकड़ है, लेकिन आपने उस 10 एकड़ में से दोबारा फसल उगाने के लिए 3 एकड़ का उपयोग किया, क्योंकि आपके जो 3 एकड़ है उसी में आपको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है, क्योंकि रबी फसल में ज़्यादा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं रहता। तो ये आपका जो 3 एकड़ में आपने क्या किया, दोबारा फसल उगाया। इस 10 एकड़ ज़मीन का 3 एकड़ में आपने दोबारा फसल उगाया, मतलब कि ये 3 एकड़ आपका द्विफसली हो जाएगा। जो चना आपने उगाया है वो क्या हो जाएगा, आपका द्विफसली हो जाएगा। और जो 10 एकड़ है आपका, ये आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। ये 10 एकड़ आपने जो पहली बार फसल उगाया था वो आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र हो जाएगा। मतलब 3 एकड़ आपका जो उगाया है आपने वो आपका द्विफसली हो जाएगा। और कुल मिलाकर के जो 13 एकड़ आपका जो होगा ये आपका कुल बोया गया क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, कुल बोया गया क्षेत्र हो जाएगा। मतलब कि कुल आपने 13 एकड़ में खेती कर लिया। आपके पास ज़मीन अभी भी 10 एकड़ है, लेकिन आपने उस 10 एकड़ में से 3 एकड़ में दोबारा फसल उगाया था, मतलब आपने कुल 13 एकड़ ज़मीन में आपने खेती किया। तो इसी को बोलते हैं कुल बोया गया क्षेत्र। यहाँ पे जो कुल बोया गया क्षेत्र लिखा है वो कितना है, 57.12 लाख हेक्टेयर है। और ये जो 57.12 लाख हेक्टेयर जो हम लोग जो बोल रहे हैं कुल बोया गया क्षेत्र, इसका मतलब यही है कि इसमें आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी शामिल है और द्विफसली भी शामिल है। दोनों को मिलाकर ही आपका कुल बोया गया क्षेत्र निकलता है। अब देखिए इसके अलावा ये हम लोगों ने कुल बोया गया क्षेत्र हम लोग कितना देखा, 57.12 लाख हेक्टेयर देखा। और यहाँ पे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, 46.22 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे सिंचित क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पे शुद्ध सिंचित क्षेत्र है और कुल सिंचित क्षेत्र है। तो अगर हमको कुल सिंचित क्षेत्र निकालना है, कुल सिंचित क्षेत्र निकाल, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सभी स्रोतों से 38.45% जो क्षेत्र है हमारे छत्तीसगढ़ में वो क्या, उसमें क्या है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ का मतलब छत्तीसगढ़ में सिंचाई सुविधा कितना उपलब्ध है, सभी स्रोतों से कितना बोल रहे हैं, 38.45%। तो ये जो 38.45% बोल रहे हैं ना, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे हम लोग जो 57.12 लाख हेक्टेयर 57.12 लाख हेक्टेयर देख रहे हैं, इसी 57.12 लाख हेक्टेयर का 38% में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। मतलब छत्तीसगढ़ में 57.12 लाख हेक्टेयर में क्या होता है, कृषि होता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 38.45% जो क्षेत्र है उसी में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। मतलब छत्तीसगढ़ में अगर कुल बोया गया क्षेत्र अगर पूछा जाता है तो कितना है, अगर छत्तीसगढ़ में कुल सिंचित क्षेत्र अगर पूछा जाता है तो कितना है, 38.45%, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल सिंचित क्षेत्र अगर पूछा जाता है तो कितना है, 38.45%। या फिर सभी स्रोतों से सिंचाई सुविधा अगर पूछा जाए हमारे छत्तीसगढ़ में तो कितना है, 38.45%। मतलब कि 57.12 लाख हेक्टेयर का हम लोग 38% निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 21.34 लाख हेक्टेयर, ठीक है। 57.12 लाख हेक्टेयर का 38% कितना है, 21.34 लाख हेक्टेयर है। और इसी 21.34 लाख हेक्टेयर में ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है हमारे छत्तीसगढ़ में अगर पूछा जाएगा कि कितने क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, ठीक है, सभी स्रोतों से छत्तीसगढ़ में कुल कितना क्षेत्र है जहाँ पे सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, तो वो है 21.34 लाख हेक्टेयर, इसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। इसको याद रखना है, ठीक है। मतलब अगर कुल सिंचित क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाता है तो कितना है, ये 21.34 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, 21.34 लाख हेक्टेयर है, इसको याद रखिएगा। और जो ये 21.34 लाख हेक्टेयर मैं बोल रहा हूँ ना, ये 57.12 लाख हेक्टेयर का कितना है, 38.45% है, ठीक है। 38.45% कुल बोया गया क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में, कुल बोया गया क्षेत्र। इस कुल बोया गया क्षेत्र में अगर मैं
ठीक है। 38.45% अगर मैं निकालता हूँ तो ये आपका आ जाएगा 21.34%, ठीक है। अब देखिए इसको समझना है, हम लोगों ने ये कुल सिंचित क्षेत्र निकाल लिया इतना। अब अगर आपसे पूछा जाएगा शुद्ध सिंचित क्षेत्र, तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र कैसे निकालेंगे? तो जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, ठीक है, ये शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है, इस शुद्ध बोया गया क्षेत्र का 35% क्षेत्र आपका शुद्ध सिंचित क्षेत्र है, ठीक है। देखो शुद्ध या फिर निरा, तो ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र का 35% ही आपका शुद्ध सिंचित क्षेत्र है, मतलब आपका 15.98 लाख हेक्टेयर आपका शुद्ध सिंचित क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है, तो कितना है 15.98 लाख हेक्टेयर, ठीक है। और ये कितना है 35% है किसका? 46.22 लाख हेक्टेयर का। मतलब क्या समझे हम लोग, जो शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है, इस शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? ये इतना है। कुल बोया गया क्षेत्र इतना है। हम लोगों ने शुद्ध सिंचित क्षेत्र हम लोगों ने इतना देख लिया, ये कुल सिंचित क्षेत्र हम लोगों ने इतना देख लिया। और जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र है वो कितना है आपका? 15.98 लाख हेक्टेयर, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार समझा रहा हूँ। ये जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, ठीक है, मतलब आपका जो 46.22 लाख हेक्टेयर है, इसमें से अगर मैं 35% निकालता हूँ, ठीक है, ये 35%, ठीक है, मतलब ये जो जमीन है आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र, इस शुद्ध बोया गया क्षेत्र का 35% भाग में ही आपका सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। मतलब आपसे अगर पूछा जाएगा कि नीरा सिंचित क्षेत्र या फिर शुद्ध सिंचित क्षेत्र पूछा जाएगा, तो इस 46.22 लाख हेक्टेयर का आप लोग 35% निकाल देंगे, ठीक है। इस प्रकार से 35% निकाल देंगे तो जो क्षेत्र आपका निकलेगा 15.98 लाख हेक्टेयर के आसपास जो निकलेगा, ठीक है, लाख हेक्टेयर के आसपास जो निकलेगा वो आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध सिंचित क्षेत्र हो जाएगा। ये आपका शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। मतलब हम लोगों ने क्या समझा यहाँ पे कि अगर शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है, इस शुद्ध बोया गया क्षेत्र से अगर मैं 35% निकालता हूँ तो ये क्या निकलेगा? आपका शुद्ध सिंचित क्षेत्र निकलेगा। इसी प्रकार से जो कुल बोया गया क्षेत्र है, इस कुल बोया गया क्षेत्र से अगर मैं 38% निकालता हूँ तो ये आपका कुल सिंचित क्षेत्र निकलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एक बार दोबारा आप लोग रिपीट करके देखें, समझ में आ जाएगा। अब देखो जो शुद्ध कुल सिंचित क्षेत्र हम लोग देखें, कुल सिंचित क्षेत्र ये हम लोगों ने देखे हैं। कुल सिंचित क्षेत्र कितना? 21.34 लाख हेक्टेयर हम लोगों ने देखे हैं। तो इसी का 52% क्षेत्र में नहरों के माध्यम से सिंचाई होता है और 29% क्षेत्र में नलकूप के माध्यम से सिंचाई होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि कुल सिंचित क्षेत्र में कितना प्रतिशत क्षेत्र नहर के माध्यम से सिंचाई होता है, तो 52% और नलकूप के माध्यम से 29%। ये दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से आपसे अगर पूछा जाएगा कि शुद्ध सिंचित क्षेत्र में आपका कितना प्रतिशत क्षेत्र नहर के माध्यम से, तो 56.96%। कितना प्रतिशत नलकूप के माध्यम से? 40%, 40.52% और 1.63% आपका तालाब के माध्यम से और 0.87% आपके कुआं के माध्यम से सिंचाई होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इधर जो पढ़ा वो क्या चीज़ है आपका? कुल सिंचित क्षेत्र, उसमें प्रतिशत कितना है, क्या है, कैसा हम लोगों ने समझा। और ये आपका नीरा सिंचित क्षेत्र या फिर शुद्ध सिंचित क्षेत्र, ठीक है। इसका पहला वाला ऑप्शन आप सही है, ठीक है। देखिए 8वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं? 2020-21 में उद्यानिकी फसलों का औसत उत्पादन हुआ, ठीक है। उद्यानिकी फसलों का औसत उत्पादन पूछा जा रहा है। तो औसत देखो यहाँ पे उद्यानिकी फसलों का कुल उत्पादन भी पूछा जा सकता है, औसत उत्पादन भी पूछा जा सकता है और रकबा भी पूछा जा सकता है। तो रकबा पूछे तो इतना लेना है, कुल उत्पादन पूछे तो इतना लेना है और अगर औसत उत्पादन पूछे तो इतना लेना है, ठीक है। अब देखो कितना कितना है ये 7,97,068 हेक्टेयर आपका क्या चीज़ है? उद्यानिकी फसलों का रकबा है। वैसे आपका यहाँ पे कितना है? 3, 5, 2, 7 मतलब 1,61,597 मीट्रिक टन आपका उद्यानिकी फसलों का क्या चीज़ है? ये कुल उत्पादन है, ठीक है। 1,61,597 मीट्रिक टन क्या चीज़ है? उद्यानिकी फसलों का कुल उत्पादन है और ये आपका 10.99 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर में निकालते हैं। तो ये क्या चीज़ है? आपका औसत उत्पादन है। तो इसको याद रखिएगा, 10.99 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर, ये आपका क्या चीज़ है? उद्यानिकी फसलों का औसत उत्पादन है ना। तो इसको 3 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। हेक्टेयर पूछा जा सकता है आपका, मतलब कि रकबा पूछा जा सकता है, कितने क्षेत्रफल में उद्यानिकी फसलें उगाया गया है ये पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। यही चीज़ है आपका रकबा। और ये आपका कितना उत्पादन हुआ है वो पूछा जा सकता है। और ये आपका औसत उत्पादन मतलब कि प्रति मीट्रिक टन, मतलब प्रति हेक्टेयर में कितना मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। कितने हेक्टेयर मतलब प्रति हेक्टेयर में कितना मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है ये पूछा जा सकता है। तो ये प्रति हेक्टेयर में आपका 10.99 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है, ठीक है। अब देखिए 9वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं के विद्युत उत्पादन क्षमता वर्ष 2021 तक क्या है,
ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है विद्युत उत्पादन क्षमता 2021 तक क्या है, ये पूछे जा रहे हैं। तो देखो इसका आंसर तो ये वाला सही है। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है, देखो ये क्या पूछा, कुल उत्पादन क्षमता पूछा है ना, मतलब कुल उत्पादन क्षमता इतना है। ठीक है, देखो ये 2984.70 मेगावाट छत्तीसगढ़ राज्य का कुल उत्पादन क्षमता है। अब इस कुल उत्पादन क्षमता में हम लोग ताप विद्युत उत्पादन क्षमता देखते हैं, जल विद्युत उत्पादन क्षमता देखते हैं और सह उत्पादन क्षमता देखते हैं, तीनों को देखते हैं। तो इसमें ताप विद्युत उत्पादन क्षमता आपका 2840 मेगावाट है और 138.70 मेगावाट आपका क्या है, जल विद्युत उत्पादन क्षमता है और 6 मेगावाट आपका सह उत्पादन क्षमता है। ठीक है, इसमें हम लोग डिटेल में तो फिलहाल अभी नहीं देखने वाले। ठीक है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं तो, लेकिन इसके अंतर्गत कौन कौन सा जो ताप विद्युत गृह है उसको हम लोग देखते हैं, जल विद्युत गृह में कौन कौन सा शामिल है। ठीक है, उनको उत्पादन क्षमता कितना है, एक एक को हम लोग डिटेल में इस प्रकार से देखते हैं। एप्लीकेशन में पूरा डिटेल में समझा दिया हूँ मैं। और सह उत्पादन क्षमता आपको क्या चीज़ है, 6 मेगावाट। ठीक है, ये मतलब गन्ना का जो खोई है कवर्धा में, उसको जला करके जो विद्युत उत्पादन किया जा रहा है उसको यहाँ पे बताया गया है। इसमें प्रतिशत भी याद रखिएगा। देखो ये जो हम लोगों ने कुल उत्पादन क्षमता देखा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का, ठीक है, इतना विद्युत का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। ठीक है, इतना मतलब कि ये हम लोगों ने देखा उत्पादन क्षमता हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का। इसमें हम लोगों ने ताप, जल और सह उत्पादन क्षमता इनका कितना कितना है, इनको हम लोगों ने देखा। इन तीनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये इनमें आप लोग याद रखेंगे प्रतिशत को भी। तो ये हम लोग जो ताप विद्युत है इसमें 95% भाग है। देखो मतलब कुल उत्पादन जो होता है हमारे छत्तीसगढ़ में विद्युत का, उसमें 95% भाग किसका है, ताप विद्युत का है। जल विद्युत का 4.64% है और सह उत्पादन का 0.20% है। ठीक है, तो इनका प्रतिशत भी याद रखिएगा। इनका उत्पादन क्षमता कितना कितना है उसको भी याद रखना है, इनमें प्रतिशत कितना है इसको भी याद रखना है। ठीक है, टोटल इसको मिला देंगे तो 100% हो जाएगा। इस 100% में अकेले 95% उत्पादन करता है ताप विद्युत। ठीक है, ताप विद्युत का 95% उत्पादन होता है। फिर उसका जल विद्युत और मतलब कि लगभग जो 5% बच गया उसमें आपका जल विद्युत और सह उत्पादन क्षमता, इन दोनों को मिलाकर के 5%, मतलब कि पूरा जो 95% है इसमें ताप विद्युत का उत्पादन होता है। मतलब ताप विद्युत के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। देखिए 10वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं, 2020-21 में छत्तीसगढ़ को मुख्य खनिज से कितना राजस्व प्राप्त हुआ। अब देखो खनिज का प्रश्न है, तो मुख्य खनिज से कितना राजस्व, देखो मुख्य खनिज पूछा है ना, याद रखना है आप लोगों को। ये ऐसा ही पूछा सकता है कि 2020-21 में छत्तीसगढ़ को खनिज से कितना राजस्व प्राप्त हुआ, तो ये 5517.01 करोड़ रुपए का प्राप्त हुआ है कुल खनिज राजस्व। ये क्या चीज़ है, खनिज से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ पूछा जाएगा, तो इतना याद रखना है आपको। 5517.01 करोड़ रुपया आपका ये खनिज राजस्व है। और इस खनिज राजस्व में 95% आपका मुख्य खनिज का है और 5% गौण खनिज का है। ठीक है, देखो इन दोनों को आप लोग जोड़ेंगे तो ये इतना नहीं आएगा ना, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि इसके अलावा 1-2 क्षेत्र और है जिसका हम लोग वहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जिससे और हम लोग खनिज मतलब राजस्व प्राप्त करते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो देखो इसको आप लोगों को बस इतना को याद रखना है कि मुख्य खनिज का जो है, मुख्य खनिज से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है, 4676.08 करोड़ रुपए और गौण खनिज से 260.95 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका बी आंसर सही है। ठीक है, ये 4676.08 करोड़ रुपए आपका मुख्य खनिज से छत्तीसगढ़ को राजस्व प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका कुल राजस्व है, मतलब कि कुल खनिज राजस्व है, खनिज से इतना राजस्व प्राप्त हुआ है 5517.01 करोड़ रुपए। और इसमें आपका मुख्य खनिज कितना है, ठीक है, इसी में आपका मुख्य खनिज शामिल है, इसी में आपका ये गौण खनिज शामिल है। ठीक है, तो मुख्य खनिज से आपको मतलब मुख्य खनिज से कितना राजस्व प्राप्त हुआ, 4676.08 करोड़ रुपए और 260.95 करोड़ रुपए गौण खनिज से प्राप्त हुआ है। इसमें देखेंगे तो 95% लगभग आपका क्या है, मुख्य खनिज का है और लगभग 5% गौण खनिज का है। ठीक है, इसको इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से ये रहता है। चलिए, तो खनिज को और हम लोग फिलहाल तो अभी एक ही प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। चलिए देखिए 11वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं, निम्न में सुमेलित कथन का चयन करिए, मतलब असुमेलित कथन का चयन करना है। देखो इसमें असुमेलित आपका ये है, लौह अयस्क, इसमें क्या लिखा है, मैग्नेसाइट। तो ये मैग्नेसाइट नहीं होता, ये क्या होता है, मैग्नेटाइट होता है। आप लोग इसको समझ लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग देखेंगे तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें एल्यूमिनियम का अयस्क कौन कौन सा है, कैल्शियम का अयस्क कौन कौन सा है, मैग्नीशियम का कौन कौन सा है, टीन का कौन कौन सा है, लौह अयस्क का कौन कौन सा है, इन सब का अयस्क कौन कौन सा है यहाँ पे लिखा गया है। इसमें आप लोग देखेंगे तो ये मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, मैग्नेसाइट दे दिया गया है। अगर ये टाइट रहता तो ये लौह अयस्क का खनिज मतलब कि अयस्क होता। ठीक है, बाकी इनका ये सब का सही है। इसका इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी। ठीक है, लौह अयस्क का जो अयस्क होता है वो मैग्नेटाइट होता है। यहाँ पे साइट दिया है, ठीक है, तो साइट नहीं होता, मैग्नेटाइट होता है। आप लोग देख लेंगे ये मैग्नेटाइट लौह अयस्क का क्या चीज़ है, अयस्क है।
ठीक है। इनका प्रतिशत कितना कितना है, मतलब कि आयरन का प्रतिशत इसमें कितना कितना प्रतिशत होता है आप लोग देख लेंगे यहाँ पे। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट, इस प्रकार से इसका एस का है। टीन का एस का आपका कैसिटराइट, मैग्नीशियम का आपका डोलोमाइट, कार्नेलाइट, मैग्नेसाइट। ठीक है, जो मैग्नेसाइट लिखा हुआ है ना ये आपका मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखिए मैग्नेसाइट लिखा गया है। ठीक है, मैग्नेसाइट ये आपका कैल्शियम का होता है, सॉरी मैग्नीशियम का होता है, एक मिनट। ठीक है, मैग्नीशियम का होता है। कैल्शियम का कौन कौन सा है, कैल्साइट और फ्लोरस्पार। एल्युमिनियम का इसका कौन कौन सा है, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, फेल्सपार। ठीक है, फेल्सपार। तो इस प्रकार से इनका अलग अलग अयस्क है, आप लोग पढ़ते हैं, जरूर पढ़े होंगे। कोरंडम, बॉक्साइट, कैल्साइट, ये डोलोमाइट आप लोग जरूर पढ़े होंगे, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि इनका मतलब किसका किसका ये अयस्क है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से आपका ये टीन अयस्क का पूछा गया है, कैसेट्राइट का पूछा गया था, इसी प्रकार से इनको भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखेंगे, देख लीजिए कौन कौन सा है और इनको याद करके रखिएगा। ये प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है। ठीक है, आपका टीन अयस्क का, लौह अयस्क का ये पूछा जा चुका है, इनका भी आपसे पूछा जाएगा। और एक बार और बता दूं, एप्लीकेशन में मैंने पूरा कंप्लीट जो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट का वीडियो बना करके डाला हुआ है, ये आप लोग चाहें तो खरीद सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको वीडियोस तो मिलेंगे ही, कंप्लीट वीडियोस आपको मिलेंगे, साथ ही साथ टेस्ट भी मिलेगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा कोर्स है, जाकर के इसको एक बार चेकआउट करें, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।